हेलो गाइस, मिर्ज़ापुर अभ्युदय केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी इस लाइव में जुड़ जाइए। आप करंट अफेयर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अभ्युदय मिर्ज़ापुर। अपनी अटेंडेंस देना मत भूलिएगा आप कमेंट बॉक्स में। आप अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और स्टडी से रिलेटेड कोई भी चैट हम लोग लाइव चैट बॉक्स में करते रहेंगे। ओके, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा गति शक्ति पहल। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने गति शक्ति पहल को शुरुआत किया है। क्या है ये? इसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाने, स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल की घोषणा की है। दो मोटिव हैं इसके, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की इस पहल की घोषणा की गई है। गति शक्ति पहल क्या है? ये पहल गति शक्ति पहल योजना लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, साथ ही देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को भी मजबूत करेगी। भविष्य में नए आर्थिक गलियारे की भी योजना इसके अंतर्गत विकसित की जाएगी। गति शक्ति पहल के माध्यम से बेरोजगारी दर को भी कम करने का प्रयास किया जा सकेगा। रोजगार का मौका लोगों को मिल पाएगा और इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो 15 अगस्त के दिन ये गति शक्ति पहल प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई 100 लाख करोड़ रुपए के बजट से। ओके, गति शक्ति पहल के तहत छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को भी विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। आपको पता है कि भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, वो टोटल एक्सपोर्ट में 40% का रोल अदा करता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो एमएसएमई सेक्टर है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो गति शक्ति पहल के तहत छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। इस योजना के तहत 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन को भारत के हर कोने से एक दूसरे कोने को ये जोड़ेगी। कितना? 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत ट्रेन। तो ये ध्यान रखिएगा, 75 to 75। इस योजना के माध्यम से मौजूदा ट्रांसपोर्ट के संसाधनों के तालमेल का अभाव है। इस योजना से इस गतिविधि को भी समाप्त किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन है उनका जो तालमेल होता है, उनके जो टाइमिंग का या इस प्रकार का जो भी अभाव है उसको भी इसके थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। स्वच्छ भारत बेहतर भारत, दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है, स्वच्छ भारत बेहतर भारत। दिल्ली नगर परिषद को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए पहला जल प्रमाण पत्र मिला है, स्वच्छ भारत बेहतर भारत। तो दिल्ली नगर परिषद याद रखना है, इसको केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के थ्रू जल प्रमाण पत्र मिला हुआ है। जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एनडीएमसी ने अपशिष्ट जल के उपचार, क्या क्या किया है इसके अंतर्गत? अपशिष्ट जल के उपचार, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों और व्यावसायिक क्षेत्रों में से सीवेज के सुरक्षित निर्वहन, मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग करके सफाई और सीवर उपचार संयंत्र स्थापित करने की पहल प्रारंभ की है। स्वच्छ भारत मिशन, इसी के तहत देख लेते हैं क्या है ये मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था और इसके जो टारगेट था वो था खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए। और इसके तहत ओडीएफ फ्री जो
प्रणाली थी, इसको प्रारंभ किया गया। इस अभियान में लड़कों और फुटपाथों की सफाई, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना तथा लोगों की स्वच्छता के प्रति व्यवहार को परिवर्तित करना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना लोगों के जीवन में, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट है टॉपिक, इटली ने जीता यूरो कप 2020। यूरो कप, कौन सा कप जीता है? UEFA का यूरो कप। कहाँ हुआ ये कप? वेम्बली स्टेडियम में हुआ। ध्यान रखिए, कहाँ हुआ है ये यूरो कप? वेम्बली स्टेडियम में हुआ है। फाइनल किसके किसके बीच हुआ है? इटली और इंग्लैंड के बीच में फाइनल हुआ है, और फाइनल में इटली ने जीत दर्ज की है इंग्लैंड को हराकर। क्या है ये यूरो कप? यूरोपीय चैंपियनशिप यूरोपीय फुटबॉल संघ समूह यानी कि UEFA के सदस्य देशों के बीच आयोजित एक फुटबॉल गेम है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। यूरो कप अथवा यूरोपीय चैंपियनशिप को फीफा विश्व कप के बाद विश्व का दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। एक तो फीफा कप है जो फुटबॉल का एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, इसके बाद यूरो कप दूसरा महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट है। यूरोपीय चैंपियनशिप, जिसे अभी तक यूरोपीय राष्ट्र कप के रूप में जाना जाता था, का आयोजन पहली बार 1960 में किया गया था। इटली जो जीता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट समझ लेते हैं। इसका क्या है इटली में? इटली यूरोपीय महाद्वीप के साउथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ में, दक्षिण में स्थित एक देश है जिसकी मुख्य भूमि एक प्रायद्वीप है, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है। कई कारणों से भारत और इटली की तुलना की जाती है, उसमें से एक कारण है इसका प्रायद्वीपीय होना। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवेनिया की सीमाएं आकर लगती हैं। सिसिली तथा सार्डिनिया, जो भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप हैं, इटली के ही अंग हैं। कौन कौन से? सिसिली और सार्डिनिया। वेटिकन सिटी तथा सैन मैरिनो इटली के अंतर्गत दो स्वतंत्र देश हैं, और पो और टाइगर यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा और यमुना है, वैसे ही यहाँ पो और टाइगर है। रोम टाइबर नदी की किनारे स्थित है रोम। इटली यूनान के बाद यूरोप का दूसरा प्राचीन राष्ट्र है। रोम की सभ्यता तथा इटली का इतिहास देश के प्राचीन वैभव तथा विकास का प्रतीक है। आधुनिक इटली 1861 में राज्य के रूप में गठित हुआ है। तो समझ गए होंगे कि इसका जो तुलना किया जाता है भारत के साथ, वो क्यों किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत सरकार की विभिन्न डिजिटल शिक्षा पहलों की समीक्षा अभी हाल ही में की गई है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री ने इसकी शिक्षा की, जो डिजिटल शिक्षा है उसकी पहल की जो समीक्षा थी वो की है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ पर आपको बताना है कि नए शिक्षा मंत्री अभी किसे बनाया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है। ओके, पहली पहल है जिसकी समीक्षा, कुछ इंपॉर्टेंट पहलें हैं जिनकी समीक्षा की गई है शिक्षा मंत्रालय की। प्रधानमंत्री ई विद्या, क्या है ये? प्रधानमंत्री ई विद्या पहल कोविड-19 के चलते भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ई विद्या पहल के तहत 12 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल्स को, जो 12वीं तक के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, जैसे जो 6 to 8 12 तक के बच्चे थे या 1st to 12 तक के बच्चे थे, प्रत्येक क्लास के बच्चों के लिए एक चैनल, ठीक है ना, ये व्यवस्था की गई थी ताकि इसके माध्यम से छात्रों को घरों में ही पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा सके ड्यू टू
कोविड-19। ओके, देखिए आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रचलन किया गया। जैसे आप भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़े जब तक कि कोविड-19 की प्रॉब्लम रही। हालांकि प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी कोविड-19 की जो शंका है या समाप्त हो गई है, नहीं है, पर फिर भी आप अपने प्रिकॉशंस को लेकर और ऑफलाइन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। सारे स्कूल्स खुलने लगे हैं धीरे धीरे, पर जिम्मेदारी के साथ ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे सोसाइटी के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ 12वीं तक के लिए ही ये नहीं था, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन था उसके लिए भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रधानमंत्री ई विद्या के थ्रू शुरू किए गए थे। सेकेंड है स्वयं। क्या है ये पोर्टल? स्वयं का पूरा नाम है स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसी का फुल फॉर्म है स्वयं। फिर से इसको देख लीजिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यही है स्वयं, जिसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। स्वयं डिजिटल शिक्षा के लिए एक एकीकृत मंच है जहां पर 9वीं से 12वीं और वहां तक से पीजी तक के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य पहले हैं उनको एक लाइन में देख लेते हैं। स्वयं प्रभा भारत सरकार की डिजिटल शिक्षा से रिलेटेड, ऑनलाइन शिक्षा से रिलेटेड एक पहल है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, स्पोकन ट्यूटोरियल, शिक्षा के लिए मुफ्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, फॉसी जिसको इंग्लिश में कहा गया है। वर्चुअल लैब, ई अंतरा, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी कि इसको कहेंगे आप NR, नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ओके, NROER। तो ये भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही कुछ पहलें थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। क्या है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, ठीक है। चलिए, आपको पता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत ही चर्चा में रहने वाली मिसाइल है। क्यों? क्योंकि ये भारत रूस के साथ मिलकर इसको तैयार कर रहा है। ये भारत प्लस रशिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, और इसके एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण हो रहा था जो कि विफल हो गया है, ठीक है ना। अब इसकी चर्चा करते हैं, क्या है ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसे ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन बनते हैं तो कई सारे बिंदुओं पर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है ये मिसाइल। कैसे? जमीन से जमीन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यह मध्यम रेंज की एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे किसी एयरक्राफ्ट से, शिप से या किसी छोटे प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। और इस क्रूज मिसाइल की अब सबसे बड़ी जो खासियत हो गई है कि इसे थल, जल, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। भविष्य में भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की जो रेंज 290 किलोमीटर थी, अभी तक जो रेंज थी वो कितनी थी? 290 किलोमीटर थी, इसको 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात बाजार खोलने पर भी काम कर रहा है। इसका एक्सपोर्ट करने के लिए, विश्व बाजार में इसका एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से कई बार प्रश्न बना है PCS में तो खास करके कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। ओके, देखिए ब्रह्मोस शुरुआती नाम से है ब्रह्मपुत्र, ओके, और MOS से है मस्कवा।
ओके, तो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ध्वनि की वेग से करीब 3 गुना अधिक तेजी से चलती है, यानी कि 2.8 मैक की गति से लक्ष्य पर प्रहार करती है अपने टारगेट को इतनी तेजी से ये आगे। और ये लगभग दुनिया की सबसे बेहतरीन जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें अपने पहले पायदान पर बनी हुई है। प्रक्षेपास्त्रों का वर्गीकरण अगर हम देखें, जो हमारे पास मिसाइल्स हैं इनका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो सबसे पहले तो 2 प्रकार की होती हैं, जैसे एक क्रूज होती है और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज और बैलिस्टिक में क्या अंतर होता है, देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इस प्रकार से जाती है, ओके, यानी कि परवलयाकार पथ को तय करती है। कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, लेकिन क्रूज मिसाइल जैसे कि ये ब्रह्मोस है, ये कैसे जाती हैं? ये बिल्कुल सतह के ठीक ऊपर चलती हैं और सीधे इस प्रकार से जाती हैं। ये होती हैं क्रूज मिसाइल। ओके, इनके और सतह के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहती है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। फिर इसी प्रकार का डिफरेंस अगर हम और प्रक्षेपण मोड के आधार पर देखें तो कैसा है कि अगर सतह टू सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं, सरफेस टू सरफेस, वो है पृथ्वी और अग्नि। सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर, त्रिशूल और आकाश। सतह से समुद्र में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र निर्भय और शौर्य। हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र जैसे कि अस्त्र। हवा से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस, हेलिना। समुद्र से समुद्र में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र जैसे कि K-15। और समुद्र से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल जैसे कि धनुष। और एंटी टैंक मिसाइल है हमारे पास नाग। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मिसाइल्स हैं और उनके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। प्रक्षेपण मोड के आधार पर उनका जो भी डिफरेंसेस बनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत कार्यक्रम, इसे अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है समझ के साथ पढ़ना तथा संख्या गणना में निपुणता लाना। ठीक है ना, क्या करना है? एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, दूसरा कैलकुलेशन, गणना में निपुणता लानी है, कैलकुलेशन में निपुणता लानी है। इन 2 चीजों पर काम करना है निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्वसुलभ वातावरण सुनिश्चित करना है, ताकि हर बच्चा वर्ष 2026-27 तक, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा आप लोग, कब तक कंप्लीट कराना है? 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित से वांछित जो अंकगणित होती है उसको सीखने में सफलता हासिल कर सके। यह एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे समग्र शिक्षा के तत्वावधान में शुरू किया गया है। बेसिकली ये 3 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी जो सीखने की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने पर कार्य करेगी। किनकी एज, जो एज वो है क्लासिफिकेशन 3 to 9 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है ना, उन्हें कक्षा 3 तक का पढ़ना लिखना और अंकगणित आना चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिकली शिक्षा के आधारभूत और मेन है कैलकुलेशन, संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ाने पे काम करेगा। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा भी है, जिसमें कहा गया है कि सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना, ताकि राष्ट्रीय मिशन इसको बनाया जा सके। ठीक है ना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको लागू कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात के भालिया गेहूं। क्या है ये? गुजरात का जो भालिया गेहूं है इसे निर्यात करने का निर्णय लिया गया है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है और इसके निर्यात किया जा रहा है।
चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं, क्या है ये। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन से गेहूं? भालिया गेहूं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जीआई जो प्रमाणित भालिया किस्म की गेहूं है, इसकी पहली शिपमेंट गुजरात से केन्या और श्रीलंका को भेजी गई है। कहाँ भेजी गई है? केन्या और श्रीलंका। इस पहल से भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत से 4034 करोड़ रुपए के गेहूं का निर्यात किया गया है, जो कि उसके पहले की वर्ष की तुलना में 808% ज़्यादा है। समझिए कितने ज़्यादा निर्यात हम कर पाए हैं। उस अवधि में यह निर्यात सिर्फ 444 करोड़ रुपए का था। भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया और म्यांमार जैसे 7 नए देशों को पर्याप्त मात्रा में गेहूं निर्यात किया है। जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा निर्यात होने की संभावना है। क्या है ये जीआई प्रमाणन? इस जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जिस भालिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है और यह स्वाद में मीठा होता है। जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की फसल मुख्य रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। इस क्षेत्र में भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच आदि जिले आते हैं। इस गेहूं की किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि इसकी खेती की जाती है। गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में जीआई टैग मिला था और जीआई प्रमाणीकरण का पंजीकृत का जो प्रोपराइटर है भालिया गेहूं का, वो आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात है। ओके, 2011 में भालिया गेहूं को जीआई टैग मिला था। क्या होता है जीआई टैग? भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, जहां विशेषकर वो कोई भी जो फसल है या वस्तु है उसकी पैदावार होती है, बनाया जाता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसकी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौगोलिक चिन्ह या भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई का शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा चिन्ह जो वस्तुओं की पहचान, जैसे कि कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं, एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर किया जाता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता और प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं उसे भौगोलिक जो क्षेत्र होता है वो जो उस पर अनिवार्यता योगदान देता है। जैसे बासमती राइस, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे मथुरा के पेड़े, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये स्पेसिफिक जगह को, भौगोलिक जो वहाँ की जो आइडेंटिटी है ये उसको बताते हैं। ठीक है ना, जीआई टैग समझ गए। अब ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान से जाने जाते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, शैंपेन, तो ये आप कह सकते हैं। दूसरे होते हैं गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम, जो यह बताते हैं कि किसी उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध है, जैसे कि अल्फांसो आम, तो ये कुछ एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। जैसे कि बासमती राइस, तो ये भी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। और रसोगुल्ला, ठीक है ना, जैसे वेस्ट बंगाल का रसोगुल्ला, तो ये भी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये किसका घटक है? आईपीआर का। किसका घटक है? आईपीआर का एक घटक है। किन किन वस्तुओं को दिया जाता है जीआई टैग, ये भी देख लेते हैं किस प्रकार की वस्तुओं को दिया जाता है। क्योंकि बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक निम्न को जीआई टैग दिया जा सकता है। एक तो कृषि उत्पाद होने चाहिए, जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू। खाद्यान्न वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर का विशिष्ट प्रसाद,
वाइन या कोई पेय पदार्थ हो जैसे कि शैंपेन, गोवा का अल्कोहलिक पेय पदार्थ जिसको फेनी के नाम से जाना जाता है। हस्तशिल्प वस्तुएं हों, हैंडीक्राफ्ट हों जैसे कि मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क, तथा इसके साथ ही मिट्टी की बनी मूर्तियाँ यानी कि टेराकोटा की बनी मूर्तियाँ या फिर कोई भी औद्योगिक उत्पाद, इन्हें भी जीआई टैग दिया जा सकता है। ओके, जीआई टैग से लाभ क्या होता है, क्या प्रॉफिट होता है जीआई टैग का? जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी जो उत्पाद है जो विशेष क्षेत्र में पाया जाता है उसको कानूनी संरक्षण देते हैं। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर भी अंकुश लगाया जाता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के महत्व को भी इंगित करता है या उसको बढ़ा देता है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग चाय का महत्व क्या होगा? इससे बढ़ जाएगा जीआई टैग मिलने से। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही जो परंपरागत ज्ञान है, ठीक है ना, या उसको संवर्धित करना है, तो परंपरागत ज्ञान को संरक्षित किया जा सकता है और उसको संवर्धित भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलेगी। इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। ओके, चलिए, भारत और विश्व में भौगोलिक संकेतक टैग और कानून, क्या क्या कानून हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी जो समझौता है ट्रिप्स, उसके तहत इसका नियमन किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसे वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है और ये 2003 से लागू हो पाया था एक्ट, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये भारत का पहला उत्पाद था, ध्यान रखिए, दार्जिलिंग टी। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, इसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। ओके, फिर है भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय। अभी आपको पता है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में मोदी जी ने अपनी क्या किया है, कैबिनेट में फेरबदल किया है, तो उस फेरबदल के तहत एक नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएटेड इन हिस्टोरिक मूव, एक ऐतिहासिक कदम है ये, ठीक है। तो क्या है ये, इसको समझते हैं क्यों उसको बनाया गया है। भारत सरकार ने सहकार से समृद्धि यानी कोऑपरेटिव्स को बढ़ाने के लिए, सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए एक अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करने का काम करेगा। जो हमारे यहाँ सहकारी समितियां हैं उनको जमीनी स्तर तक बढ़ाने के लिए और उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये सहकारिता मंत्रालय सहायता प्रदान करेगा। सहकारिता आंदोलन क्या होता है? देखिए, किसी खास व समान उद्देश्य को लेकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा मिलकर प्रयास करना ही सहकारिता है, यानी कि कोऑपरेशन करना। ओके, कोई भी वर्ग, कोई ऐसा खास कार्य जिससे कि समान हित साध रहे हों, ठीक है ना, तो उन व्यक्तियों का एक साथ एक मंच पर आकर कार्य करना या उसके लिए मिलकर प्रयास करना या कोई संस्था बनाना ही सहकारिता है। वहीं किसी खास या समान उद्देश्य को लेकर अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर निर्मित की गई संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। वर्तमान में भारत में सहकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण सहकारी समितियां हैं। हालांकि भारत में सहकारिता आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पहले चल रहा था। सहकारिता आंदोलन स्वतंत्रता से पहले से ही चल रहा था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात इसको और गति हमने देने की प्रयास किया भारत सरकार ने, और आज लाखों की संख्या में सहकारी समितियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। ये सहकारी समितियां भारत के विकास में अपना प्रमुख योगदान देती
हैं। तो समझ गए सहकारिता मंत्रालय क्यों बनाया गया है। ठीक है, फिर एक नया टॉपिक है हमारे पास, दिल्ली हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 को हाल ही में प्रकाशित किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा है। दिल्ली हवाई अड्डा लगातार तीसरे वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डों में रैंकिंग मिली है। किसको किसको? मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु को। विश्व स्तर के सबसे टॉप 5 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहले नंबर पर है दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर है टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा। तीसरे नंबर पर है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। चौथे नंबर पर है सियोल इंचियोन हवाई अड्डा साउथ कोरिया। और टोक्यो नारिता 5वें नंबर का जापान का सबसे महत्वपूर्ण 5 हवाई अड्डों में जो इनकी रैंकिंग आई है उनमें ये 5 हवाई अड्डे आते हैं। स्काई ट्रैक्स 2021 विश्व हवाई अड्डे की पुरस्कार सूची के अनुसार दिल्ली को 45वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2020 में 50वें स्थान पर यह था। दिल्ली हवाई अड्डा इस मुकाम को हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है। स्काई ट्रैक्स एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंसल्टेंसी है जो एक एयरलाइन और हवाई अड्डा समीक्षा और रैंकिंग साइट चला रही है। क्या करती है ये एक हवाई अड्डा समीक्षा और रैंकिंग साइट चलाती है, स्काई ट्रैक्स। ओके, चलिए। NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या है ये, चलिए समझते हैं इसको। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये गुजरात के लोथल में भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसमें प्रत्येक तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, समुद्री अनुसंधान संस्थान, विरासत थीम पार्क, भू निर्माण और मनोरंजन स्थल जैसी कई पर्यटक सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC ये गुजरात के लोथल क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। यह प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत के समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा और यह 400 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें हेरिटेज थीम पार्क, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, समुद्री संस्थान, लाइट हाउस संग्रहालय, इको रिसोर्ट आदि संरचनाएं इसमें सम्मिलित होंगी। लोथल से कुछ याद आया? हिस्ट्री की क्लास याद आई? इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आया? नहीं आया तो ये सोचने का विषय है। अगर याद आया तो ये बहुत अच्छी बात है, याद आना चाहिए आपको। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है। सबसे दक्षिणी तो नहीं कहेंगे, ये गलत है, ठीक है। दायमाबाद सबसे दक्षिणी शहर है। कौन सा? दायमाबाद, महाराष्ट्र का। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ में इस तरीके से ऐसे याद कर लीजिएगा। नॉर्थ में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, सुतका केंडोर पश्चिम में, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका निर्माण 2400 ईसा पूर्व हुआ था और ये भारत का दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है जो साबरमती के प्राचीन मार्ग को जोड़ता है, ठीक है ना। और लोथल इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये बंदरगाह था और यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जैसे कि मेसोपोटामिया, फारस, ये अन्य देशों में क्या करते थे? वो
व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे लोथल के थ्रू। लोथल में एक गोदीवाड़ा भी मिला है, कई सारे देशों की मुद्राएं मिली हैं, भारत की भी जो उस समय की प्रचलित इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुद्राएं थी वो मिली। ओके, नेक्स्ट है कैस्केड मेढक की नई प्रजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिली है। कैस्केड मेढक हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कैस्केड मेढक की एक प्रजाति को खोजा है। इसका नाम रखा गया है आदि कैस्केड। इससे पहले पश्चिमी घाट में मिनरवेरिया पेंटाली नाम की एक मेढक की प्रजाति खोजी गई थी। कौन सी? मिनरवेरिया पेंटाली। मिनरवेरिया पेंटाली, ऐसे याद कर लीजिए आप इसको। अभी खोजी गई है कैस्केड मेढक जिसका नाम रखा गया आदि कैस्केड। यह मुख्य रूप से भूरे रंग का मेढक है जिसका आकार 4 से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसे औपचारिक रूप से अमोलोप्स एडिकोला कहा जाता है। अमोलोप्स एडिकोला कहा जाता है। इसका नामकरण कैसे किया गया? अरुणाचल प्रदेश की आदि पहाड़ियों में रहने वाली स्वदेशी आदि जनजाति के नाम पर इसका नाम आदि कैस्केड मेढक रखा गया है, यानी कि अमोलोप्स एडिकोला को आदि कैस्केड मेढक कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ या की चोटी। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था। आदि जनजाति के बारे में समझ लेते हैं। जनजाति आपकी यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए जो ट्राइब्स हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक राज्यसभा टीवी की एक सीरीज आई थी मैं भी भारत। कौन सी आई थी? मैं भी भारत। वो सीरीज आप इन ट्राइब्स को समझने के लिए, उनके कल्चर को समझने के लिए, कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, उनका सारा कुछ इकोनॉमिक, कल्चर, सोशियो जो सिनेरियो समझने के लिए आप ये प्रोग्राम जरूर देखें। आधे आधे घंटे के प्रोग्राम हैं ये मैं भी भारत, और हर एक एपिसोड में एक नई ट्राइब के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी। यह तिब्बती वर्मन भाषा बोलने वाली आबादी है। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी के सुदूर उत्तर में निवास करते हैं। आदि जनजाति बेंत और बांस के सामान बनाने में कुशल हैं। सोलुंग फसल काटने का त्यौहार जहां जानवरों की बलि और अनुष्ठान किए जाते हैं, सोलुंग त्यौहार मनाते हैं। अरन भी त्यौहार मनाते हैं, एक शिकार उत्सव है जहां परिवार के सभी पुरुष सदस्य शिकार के लिए जाते हैं। ये दो प्रमुख इनके त्यौहार हैं, सोलुंग और अरन। ये याद रख करके रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश की एक अनुसूचित जनजाति है, यानी कि ट्राइब है। चीन ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने औपचारिक रूप से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रस्तावित 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। अभी तक आपको पता था कि वहाँ 1 बच्चे की नीति की पॉलिसी थी, लेकिन 2016 में 2 बच्चों की नीति की पॉलिसी को इन्होंने अपना लिया था। इस नीति को चीन के नीति निर्माताओं द्वारा जनसांख्यिकीय संकट माना जाता था। ठीक है, किसको? एक जो बच्चा की नीति थी। हालांकि 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी जनसांख्यिकीय संकट माना गया, इसीलिए इसको 3 बच्चों में परिवर्तित किया गया है। 1 बच्ची की नीति 3 दशकों से भी अधिक समय तक लागू रही, जिससे कि उसने लगभग 400 मिलियन से अधिक बच्चों के जन्म को रोक दिया है। इसलिए वहां पर अब बूढ़े लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह निर्णय जनगणना के आंकड़ों के बाद लिया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि चीन में जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़कर 1.412 बिलियन हो गई है। नए जनगणना आंकड़ों के अनुसार जनसांख्यिकीय संकट गहराने की उम्मीद थी, क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी 18.7% से बढ़कर 264 मिलियन हो गई है। आने वाले समय में चीन में काम करने वाली जनसंख्या के मुकाबले वृद्ध लोगों की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, जिससे कि चीन में श्रम बल का अभाव होगा, जो चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। संस्कृत सप्ताह 19 से 25 अगस्त के बीच में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए जो संस्कृत सप्ताह है वो मनाया जाता है। सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने इसको 1969 से मनाने की अधिसूचना जारी की है, और 1969 से ही ये 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत मिशन।
आयुष्मान भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। आयुष्मान भारत मिशन के तहत इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक 2 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आयुष्मान भारत मिशन द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त और कैशलेस सेवाओं की गारंटी देता है। इसमें 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के 10.74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे भारत में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 50% निम्न आय वाले लोग लाभार्थी शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इस योजना को चलाया जाता है और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि प्रशासित है। उभरते सितारे फंड क्या है? इसे नाम से मत समझिएगा, इसीलिए मैंने इसको आज के टॉपिक में शामिल किया है, नहीं तो आप नाम से इससे कंफ्यूज हो जाएं कि उभरते सितारे कोई बॉलीवुड टाइप का ये फंड बनाया गया है जिसमें पिक्चर्स को फंडिंग की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये निर्मला सीतारमण ने अभी 21 अगस्त को आज इसको लॉन्च करेंगी। उभरते सितारे फंड, आज जब ये वीडियो देख रहे हैं तब ये स्कीम लॉन्च हो रही होगी। इसे निर्यात उन्मुख फर्मों यानी कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। इसे एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा संयुक्त रूप से इस फंड की स्थापना की गई है, उभरते सितारे फंड की, और इसे लखनऊ में लॉन्च किया जाएगा आज के दिन। ठीक है ना? क्यों किया जाएगा? क्योंकि वित्त मंत्री ने 2020 में अपने बजट भाषण में अर्थव्यवस्था के पहिए को गतिमान बनाए रखने के लिए SME की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया था। और SME भी रोजगार को सृजित भी करते हैं, नवाचार को भी करते हैं और जोखिम लेने के लिए में भी ये कार्य करते हैं। इनमें जोखिम बहुत होता है। इसी क्रम में इंडिया एग्जिम बैंक का उभरते सितारे कार्यक्रम उन भारतीय कंपनियों की पहचान करेगा जो वैश्विक मांगों को पूरा करते हुए घरेलू क्षेत्र में भविष्य की चैंपियन बनने की क्षमता रखती हैं। ऐसी SMEs को प्रमोट करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट हैं NK सिंह। क्यों हैं ये चर्चा में NK सिंह? आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनको भी हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान यानी कि IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है? क्यों अब ये महत्वपूर्ण हो गए हैं? क्योंकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। उनका स्थान लिया है NK सिंह ने IEG में यानी कि आर्थिक विकास संस्थान में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने IEG की आम सभा में विचार के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आर्थिक विकास संस्थान क्या है? IEG क्या है? यह एक स्वायत्त बहुविषयक केंद्र जिसका उपयोग उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। इसे 1952 में 1952 में VKRV राव द्वारा, इनका नाम आपने पढ़ा होगा जब हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे थे। याद आया? कुछ नहीं आया तो यह गंभीर विषय आपको याद आना चाहिए। VKRV राव द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिल्ली विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी एनक्लेव में स्थित है। कौन है NK सिंह? नंद किशोर सिंह। वह एक अर्थशास्त्री हैं, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। 2014 से वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार में 2008 से 14 के दौरान राज्यसभा के संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। वे योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं और उन्हें 2017 में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये है नंद किशोर सिंह। अब हमारा वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेगमेंट है वो स्टार्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर बहुत अच्छे से और जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन है कमल सचदेवा, अपूर्व चंद्र, मोहन अग्रवाल या राहुल त्यागी। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब है अपूर्व चंद्र। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1988 के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं ये, और कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में
अपूर्व चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे निम्न में से कौन से खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? जल्दी से सही आंसर दीजिए। मयंक अग्रवाल, जयदेव उनादकट, मनन शर्मा या फिर ऋषभ पंत। कौन है इसका सही आंसर? इसका सही जवाब है मनन शर्मा। भारत के लिए लंबे समय से खेल रहे थे घरेलू क्रिकेट को मनन शर्मा, अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज रहे थे और उन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 27 के एवरेज से 1208 रन बनाए। ठीक है ना, मनन शर्मा। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? बिना कोई समय गवाए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 20 अगस्त। हर साल विश्व दिवस मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, और यह दिन मनुष्यों को मलेरिया और मच्छरों के बीच के संबंध की खोज का जश्न मनाने के लिए इसको मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम थी अब की बार वो क्या थी? जीरो मलेरिया टारगेट। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का क्या अनुमान लगाया? 9.4, 8.4, 10.4 या 5.4%? इसका सही जवाब है 9.4% की जीडीपी का अनुमान लगाया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच की शुरुआत की है? नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश। किसने प्रौद्योगिकी मंच बनाया है यूएन के साथ मिलकर, या जो यूएन के लिए दुनिया में काम कर रहे शांति सैनिक हैं उनके लिए? इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सहयोग करके दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच की शुरुआत की है, जिसे यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया है। किस प्लेटफॉर्म के रूप में? यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया। आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। जल्दी से सही जवाब दीजिए इसका सही जवाब है 19 अगस्त। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उनके श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन हेतु एमओयू साइन किया गया है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। केंद्रीय मंत्रिमंडल और किस देश ने आपदा प्रबंधन पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन है, सही ऑप्शन है सी, बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने और बांग्लादेश ने आपदा प्रबंधन को लेकर एमओयू साइन किया है। टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्य पार कर लिया है, जिसे पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? 33 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ या फिर 23 लाख करोड़? सही जवाब क्या होगा इसका? 13 लाख करोड़ रुपए। टीसीएस कंपनी 17 अगस्त को 13 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्य पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। ऐसा करने वाली टीसीएस रिलायंस के बाद दूसरी कंपनी बन गई है। टीसीएस के शेयर 2.32% की बढ़त के साथ 3,552 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के अंत तक टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 13.14 लाख करोड़ रुपए था। नंबर 1 पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मूल्य वर्तमान में 13.7 लाख करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है? एनडीए, रेलवे, एसएससी या फिर इंडियन एयरफोर्स? जल्दी से सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में महिलाओं की परीक्षा को हक देने के लिए फैसला दिया है। अब ये फिर महिलाएं भी एनडीए के एग्जाम में शामिल हो पाएंगी। ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस शब्द का प्रदेश में इस्तेमाल नहीं किया जाए, इसके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार, झारखंड, हरियाणा या फिर तमिलनाडु? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है इसका किसी भी संदर्भ में अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
ओके, गोरखनाथ समुदाय की खास रिक्वेस्ट पर इस पर आपत्ति जताई गई है और इस पर आदेश जारी कर दिया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी, 22 मार्च, 12 मई या फिर 19 अगस्त? जल्दी से सही जवाब दीजिए। विश्व फोटोग्राफी दिवस, इसका सही जवाब है 19 अगस्त। 19 अगस्त को हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका फोटोग्राफी विश्व दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है और यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कुरोक्से आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मददें रोक दी हैं? जल्दी से आप, ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में है। जल्दी से आप सही इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर आपको पता है कि तालिबान का कब्जा हो गया है और तालिबान के कब्जे ने क्या किया है कि अफगानिस्तान की जो राजनीतिक उथल पथल है उसको बढ़ा दिया है और चूंकि वहाँ से अमेरिकी सैनिक और नाटो सैनिक जैसे ही हटे, तालिबानियों ने अपनी क्या किया, पकड़ को मजबूत कर लिया और जो काबुल है वहाँ की राजधानी अफगानिस्तान की, उस पर कब्जा कर लिया है। अब वो धीरे से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान का मैप आपने देखा, इनकी बाउंड्री किससे किससे लगती है? पाकिस्तान से, ईरान से, इधर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत से लगती है पीओके में। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है। 106 और 9 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री भारत से टच करती है। ठीक है, चलिए, और थोड़ी सी बाउंड्री इसकी चाइना के साथ भी टच करती है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इधर चाइना और भारत और पाकिस्तान, ये इसके पड़ोसी देश हैं और ये समुद्र से कहीं से भी टच नहीं होता है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और काबुल की पोजीशन ये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, अमेरिका और रूस। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? सही आंसर है इसका अमेरिका। अमेरिका के साथ हमने भूविज्ञान के क्षेत्र में समझौता किया है। इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में शैल संरचना से जुड़े भूगर्भीय विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा और इस ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूगर्भिक और विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान के विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? और अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति, ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अंडमान और निकोबार। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार की लोकेशन है, आप देख लीजिए। भारत की एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। इस आइलैंड में वर्ल्ड पे यहाँ पे सिचुएटेड है ये, और इसको अगर देखें तो इसका जो डिवीज़न है कैसे है, सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान और इसी में है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, नीचे है लिटिल अंडमान सबसे नीचे, और लिटिल अंडमान से 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को अलग करता है। निकोबार में कार निकोबार सबसे ऊपर है, ये निकोबार आइलैंड के आइलैंड है, फिर टेरेसा, फिर कथचाली और सबसे नीचे है पहले ये लिटिल निकोबार और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, जो कि नीचे सुमात्रा से अलग होता है। इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से अलग होता है। ये देखिए, ये सुमात्रा है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए, कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने? इसका सही जवाब है 1352.92 करोड़ रुपए दिए हैं। ओके, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नई तहसील बनाने की घोषणा की है? 4 नए जिले बनाए हैं और 18 तहसीलें बनाने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको पता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 18 नई तहसीलों के गठन की मंजूरी दी है। अब राज्य में टोटल 32 जिले होंगे। ओके, उत्तराखंड पीएससी का फॉर्म आ गया है, आप भर सकते हैं यूके पीएससी का। जो लोग भी बच्चे ये पेपर देना चाहते हैं वो यूके पीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग भी अभी यूपीएससी के अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन अगर आप यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस या अन्य हिंदी जो स्टेट हैं उनके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यूकेपीएससी एक बढ़िया स्टेट है और एक अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आज के करंट अफेयर के इस लेक्चर में। अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपने कोर्स कोऑर्डिनेटर गौरव त्रिपाठी जी से संपर्क करिए और मंडे से हो सकता है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको नोटिस मिल गया होगा, नहीं मिल गया है तो आप गौरव जी से संपर्क करें, आपको नोटिस मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग आइए ताकि जो आपका बचा हुआ सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम से पहले और तेज़ी से कंप्लीट कराया जा सके। ओके, करंट अफेयर आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। करंट अफेयर बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, ठीक है ना? एग्ज़ाम से पहले तक आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और एटलीस्ट पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है ना? बेसिकली तो एग्ज़ाम 6 महीने के करंट अफेयर को तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी आप 1 साल का करंट अफेयर तैयार करें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे लैक ना करे। और करंट अफेयर को तैयार करने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। अभी जब हम लोग कुछ यूपी स्पेशल क्लासेस को कवर करेंगे तो उसमें कुछ यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर तैयार करेंगे और यूपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर की भी कुछ क्लासेस रहेंगी इन टॉपिक्स के अदर में। इन्हीं टॉपिक्स से कोई टॉपिक नहीं लिया जाएगा, सारे टॉपिक्स को, ऐसे टॉपिक्स को चुना जाएगा जो यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी भी डाउट के लिए या क्लास से संबंधित किसी सूचना के लिए अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर गौरव जी से संपर्क करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।